गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। आप सभी 10th क्लास की साइंस की स्टडी कर रहे हैं और 10th क्लास में जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि 10th क्लास में हमारा सेकंड चैप्टर स्टडी रनिंग में है और सेकंड चैप्टर का आपका नाम है एसिड बेस एंड साल्ट। और एसिड बेस एंड साल्ट में हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि जो एसिड है, बेस है, साल्ट है, जनरल जो कैसे इनका ओरिजिनेट हुआ है, यानी ओरिजिन कैसे हुआ है और उनको कैसे हमने रिप्रेजेंट किया है, यानी किसकी जैसे कि कोई एसिड वर्ड जो है लैटिन भाषा की लैटिन वर्ड जो है एसिडस से बना हुआ है, तो इसका मतलब होता है खट्टा। अर्थात जो भी पदार्थ हम खाते खाने में इनका स्वाद खट्टा होता है वो सारे क्या होते हैं, एसिड। इसी प्रकार जो एसिड बेस जो होती है यानी क्षार जो होते हैं, वो क्षार जो है एसिड शब्द के बिलोंग एल्किली से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है कड़वा। अर्थात वे पदार्थ जिनका स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है, वो सारे क्या होते हैं, क्षार होते हैं। इसी प्रकार लवण की बात करें, जब अम्ल और क्षार दोनों ही मिल जाते हैं, तो किसका निर्माण होता है, लवण और जल का निर्माण होता है। तो हमने ये भी पढ़ लिया इसके बारे में। और इसके बाद हमने पढ़े थे सूचक, और सूचक भी पढ़े थे हमने। सूचक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो प्राकृतिक सूचक, एक संश्लेषित सूचक और तीसरे होते हैं गंधीय सूचक। तो प्राकृतिक सूचक जो है हमने पढ़े, प्राकृतिक सूचक के बारे में हमने पढ़ा जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे कि आपकी हल्दी है, लिटमस पत्र है, लिटमस पेपर, ठीक है। इसी प्रकार हमने दूसरा पढ़ा संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक के बारे में हमने पढ़ा कि संश्लेषित सूचक जो होते हैं इन्हें हम जो है प्लांट और एनिमल्स, प्लांट वगैरह से ऑब्टेन नहीं कर सकते। इन्हें तो हमें केमिकल फैक्ट्री में बाय द केमिकल के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, जैसे कि मेथिल ऑरेंज। दूसरा है फिनोक्सिलीन। तो इनके बारे में हमने पढ़ा। ये जो सूचक होता है वो कैसे होता है, अम्लीय, यानी अम्लीयता को पता लगाने का काम आता है। और ये जो होता है वो कैसे होता है, क्षारीय, ठीक है। इसके बाद पढ़ा हमने गंधीय सूचक। यानी कि कुछ ऐसे पदार्थ नेचर में प्रेजेंट होते हैं जिनकी उपस्थिति से जिनकी गंध से हमें ये पता लगता है कि पदार्थ एसिडिक है, बेसिक है, खराब हो गया है। जैसे कौन कौन से हैं, लहसुन, प्याज, वैनिला, लौंग का तेल। ये क्या करते हैं, ये जो है एसिडिक और बेसिक मीडियम में क्या है, अपनी जो स्मेल है उसको चेंज कर, गंध जो है उसको परिवर्तित कर देते हैं, जिससे हमें ये सूचकों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं हम अम्ल, क्षार, लवण की, अम्ल और क्षार की क्या है विशेषताएं या फिर रासायनिक गुणधर्म। अम्ल व क्षार के रासायनिक गुण। ये गुण कर सकते हो आप, रासायनिक गुण भी लिख सकते हो। पहला, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल, जबकि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, जबकि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, नीले में बदल देते हैं, ठीक है। अम्ल जो है
नीले लिटमस पत्र को क्या करते हैं, लाल, जबकि क्षार लाल लिटमस पत्र को क्या बनाते हैं, नीले में बदल देते हैं, नीला कर देते हैं। नीला कर देते हैं, लिखो लिखो, नीला कर देते हैं। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी देखो, अम्ल, धातुओं से क्रिया करके, धातुओं से क्रिया करके H2 गैस मुक्त करते हैं। अम्ल धातुओं से क्रिया करते हैं, H2 गैस मुक्त करते हैं। जैसे कि हमने रिएक्शन करवाई किसकी, Zn की, किससे करवाई, HCl से करवा दी, HCl एक अम्ल है, इसकी रिएक्शन करवाई हमने तो क्या बना, ZnCl2 प्लस H2। ठीक है, तो रिएक्शन हो गई हमारी, तो H2 गैस मुक्त हो गई। इसके बाद रिएक्शन करवाई हमने Mg की रिएक्शन करवा दी हमने प्लस H2SO4 से। ठीक है, क्या बना, MgSO4 प्लस H2 गैस मुक्त हो गई। हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है? जनरली गैसेस जो निकलती है, हमें कौन सा गैस पता चलेगा? तो इसके लिए प्रॉपर्टीज है, इसको हम एक्सप्लेन द्वारा समझ सकते हैं कि हमने क्या किया, एक फ्लास्क लिया, एक फ्लास्क लिया और इस फ्लास्क में हमने क्या कर दिया, एक तो स्टैंड पे टाई कर दिया, बांध दिया इसको स्टैंड पे, और स्टैंड पे बांधने के बाद हमने स्टैंड से लगा दिया इसको, ये जो स्टैंड है स्टैंड से टाइट कर दिया हमने इसको। स्टैंड पे लगाने के बाद इसमें क्या किया हमने, इसमें क्या लगाया हमने, कॉर्क लगा दिया, यानी कि इसमें जो एयर पास आउट ना। इससे पहले हमने इसमें क्या कर दिया, जिंक के पार्टिकल कर दिए, जिंक, और इसमें जो है पहले एक ट्यूब लगा दी, नली, और नली लगाने के बाद इस नली को हमने क्या किया, एक साबुन के पानी से भरे बर्तन में निकाला। इसमें साबुन का पानी, साबुन का पानी, और साबुन के पानी से भरे बर्तन में निकाला, तो इसमें जिंक भरा है इसमें, और जिंक भरने के बाद हम क्या डालते हैं इसमें, H2SO4। ठीक है, जिंक सल्फेट ये डाल देते हैं हम। देखो जैसे ही जिंक की रिएक्शन किससे करवाई, H2SO4 से। ठीक है, तो रिएक्शन क्या होगी, ZnSO4 प्लस H2 गैस मुक्त होगी। ठीक है, अब देखो जैसे इसमें हाइड्रोजन गैस बनेगी, तो हाइड्रोजन गैस लेने के बाद जो साबुन के पानी है उसमें क्या बनेंगे, हवा के गुब्बारे बनेंगे, और हवा के गुब्बारे के पास जैसे ही आप जलती हुई तीली लेके जाओगे, तो जल्दी हुई तीली लेने के बाद किसकी आवाज़ करेगी, पटपट की आवाज़ करेगी। इसकी आवाज़ करेगी पटपट की। कैसे पता लगाया पटपट की आवाज़, जैसे ही हमने तीली लेके गए, और तीली लेने के बाद जो है यदि वो तेज जलने लग जाता है तो कौन सी गैस है, ऑक्सीजन, और यदि आपकी तीली जलती हुई तीली बुझ जाती है तो कौन सी गैस है, आपकी CO2, और यदि पटपट की आवाज़ आने लग जाए तो इसे कहते हैं पॉप ध्वनि। तो पटपट की आवाज़ आता है, इसका मतलब कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। तो धातु जो है वो किससे रिएक्शन करते हैं, अम्ल जो है धातुओं से रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। इसी प्रकार कुछ अधातु, यानी कि कुछ जो है, कुछ क्षार धातुओं से क्रिया करके, कुछ क्षार धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो जैसे कि आपने कहा कि हमने कौन सी रिएक्शन कर रहे हैं, देखो सभी जो क्षार जो है धातुओं से रिएक्शन नहीं करते, कुछ ही करते हैं, जबकि जो सभी अम्ल जो है धातुओं से क्रिया करते हैं और कौन सी गैस बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। लेकिन क्षार, जब सभी क्षार नहीं करते, कुछ क्षार रिएक्शन करते, जैसे कि हमने NOH की रिएक्शन करवाई, किससे करवा दी NOH की रिएक्शन, NOH की रिएक्शन करवाई हमने किससे, Zn से करवाई, तो क्या बना, Na2ZnO2। ठीक है,
इसका नाम है सोडियम जिंकेट। तो मैं लिखूँ इसका नाम सोडियम जिंकेट नाम है इसका। और कौन सी गैस खुल रही है यहाँ? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इसको भी एक्सपेरिमेंट के द्वारा कर सकते हैं हम। तो ये जो रिएक्शन है इसमें NaOH की रिएक्शन करवाई एन से Zn से, तो इसमें सोडियम जिंकेट और कौन सी गैस हो गई? हाइड्रोजन गैस। तो इसकी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? दूसरी प्रॉपर्टी। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी की बात, तीसरी विशेषता की बात करें हम, तीसरी विशेषता देखो क्या है इसकी। अम्ल धात्विक ऑक्साइड अम्ल धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करके धात्विक, पहले तो मैं आपको तीसरी प्रॉपर्टी ये वाली दूसरी पढ़ा दूं। जब अम्ल व क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं, जब अम्ल व क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो धात्विक लवण व जल बनता है। अब देखो लवण और जल क्या बनता है? लवण में जल बनता है, लवण में जल। अब लवण और जल जब भी बनेगा तो आपको ये याद रखना है कि कौन अभिक्रिया कर रहा है? अम्ल और क्षार। जैसे कि हमने रिएक्शन करवाई, हमने HCl की रिएक्शन करवाई किससे? NaOH से। तो क्या बना? NaCl + H2O। ठीक है, तो ये क्या है? लवण और ये क्या है? जल। ठीक है, ये क्या है आपका? अम्ल और ये क्या है? क्षार। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। जब भी लवण और जल बनते हैं तो वो कौन अभिक्रिया करते हैं? अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं। तो देखो अगली चौथी विशेषता, जब धात्विक, जब अम्ल की अभिक्रिया, जब अम्ल की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइड जब अम्ल की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइड से की जाती है, जब अम्ल की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइड से की जाती है तो धात्विक लवण व जल बनता है। जिसमें धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने अभी पढ़ा लवण और जल, तो यहाँ पे भी क्या बन रहा है? लवण और जल। अब ये याद रखना, लवण और जल कार्य बन रहे हैं तो यहाँ पे एक तो होगा अम्ल और एक क्षार। जैसे कि हमने HCl की रिएक्शन करवाई अम्ल की, किससे करवाई? धात्विक ऑक्साइड। अब धात्विक ऑक्साइड कैसे बनते हैं? जब धातु ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं धात्विक ऑक्साइड। जैसे कि हमने मैग्नीशियम की रिएक्शन करवाई, किससे करवाई? ऑक्सीजन से। तो क्या बन गया आपका? MgO। ठीक है, ये धात्विक ऑक्साइड है ना। ठीक है, जैसे हमने रिएक्शन करवा दी इसकी जिंक ऑक्साइड। ठीक है, जिंक ऑक्साइड से रिएक्शन करवाई, धात्विक ऑक्साइड की रिएक्शन करवाई। तो धात्विक ऑक्साइड से रिएक्शन करने के बाद क्या बनता है? ZnCl2 + H2O। रिएक्शन बराबर था तो ZnCl2 + H2O बन गया। यानी कि इस अभिक्रिया में हमको पता है ये तो क्या है? अम्ल। ये क्या है? लवण। और ये क्या है आपका? जल। ठीक है,
तो हमको ये पता है कि धात्विक ऑक्साइड जो है, धात्विक ऑक्साइड है कैसी प्रकृति का होगा, क्षारीय प्रकृति का, क्योंकि लवण और जल बना तो ये अम्ल है, किस काम करेगा, क्षार का। तो इसलिए हम कह सकते हैं धात्विक ऑक्साइड, ये इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम में आते रहते हैं ये इसके बाद एक और पढ़ेंगे। तो ये धात्विक ऑक्साइड जो है कौन सी प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। आपने देखा होगा जब आपको मधुमक्खी काटती है, देखा होगा आपने जनरली भाषा में, जब आपको मधुमक्खी काटती है तो मधुमक्खी काटने के बाद हमारे घर वाले क्या करते हैं, जो जंग लगे बर्तन हैं, जंग लगे जो लोहा है, लोहे को घिसते हैं और लोहे के घिसने के बाद उसको आपकी जहाँ पर भी मधुमक्खी ने काटा उसको लगा देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मधुमक्खी की जब काटती है तो मधुमक्खी जब कौन सा अम्ल छोड़ती है, फार्मिक अम्ल छोड़ती है, और फार्मिक अम्ल जब छोड़ती है तो उससे हमें दर्द होता है। हमारी जब फार्मिक अम्ल त्वचा से अभिक्रिया करता है और दर्द और जलन की अनुभूति होती है। इसलिए घर वाले जब लोहा घिस के लगाते हैं वो धात्विक ऑक्साइड होता है। क्या होता है वो? धात्विक ऑक्साइड। और जैसे ही धात्विक ऑक्साइड ने आपके अम्ल यानी कि फार्मिक एसिड से अभिक्रिया करता है और क्या बन जाता है, लवण और जल बन जाता है। इसीलिए आपका दर्द धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो दूर हो जाता है। इसीलिए धात्विक ऑक्साइड कह सकते हैं हम कैसी प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इसी में ही अभी चौथे पॉइंट में, चौथा पॉइंट ही चल रहा है इसमें। इसी प्रकार जब किसकी अभिक्रिया करवाएं, इसी प्रकार जब किसकी रिएक्शन करवाएं, क्षार की अभिक्रिया, इसी प्रकार जब क्षार की अभिक्रिया अधात्विक ऑक्साइड से की जाती है, इसी प्रकार जब अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, इसी प्रकार जब क्षार की अभिक्रिया अधात्विक ऑक्साइड से की जाती है तो धात्विक लवण में जल बनता है, जिसमें अधात्विक ऑक्साइड कैसी प्रकृति, अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं। देखो अभी इस अभिक्रिया में जैसे हमने अभिक्रिया कर रहा है किसकी, क्षार की, हमने NaOH की अभिक्रिया कर रहा है। NaOH एक क्षार है, इससे करवाई अधात्विक ऑक्साइड जैसे कि आप ले सकते हो CO2। जब अधातु, जिस प्रकार धातु ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं, इसी प्रकार जब अधातु जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस बनाते हैं, क्या बनाते हैं, धात्विक ऑक्साइड। तो देखो हमने धात्विक ऑक्साइड बनाया CO2, ठीक है। जब CO2 की अभिक्रिया से क्या बनता है, Na2CO3 प्लस क्या बन गया, H2O। अब देखना इस अभिक्रिया में क्या होता है। इस अभिक्रिया में हमने देखा कि क्या बना है इसमें, इस अभिक्रिया में हमने देखा कि क्या बन रहा है इसमें, जो है इस अभिक्रिया में क्या बन रहा है, ये तो जल है और ये लवण। अब एक जगह लवण है और एक जगह जल, तो लवण और जल तो हमने तो यही पढ़ा है कि लवण और जल जब भी बनते हैं तो वो अम्लों क्षार भी करते हैं। तो हमको पता है कि क्या है, क्षार। तो ये किसका काम करेगा, लवण का। किसका, ये क्षार है तो किसका काम करेगा, ये अम्ल का। यानी कि कैसी प्रकृति होती है, अम्लीय प्रकृति। कैसी प्रकृति होती है इसकी, क्योंकि अम्ल और क्षार जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। तो ये चौथा गुण है आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करें चौथे गुण के बारे में। और प्रॉपर्टी देखो क्या है आपकी, तीसरी चौथी देख लेना आप। अम्ल और क्षार, अम्ल व क्षार दोनों ही
विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के सुचालक होते हैं, ठीक है। अम्ल और क्षार के होते हैं विद्युत के होते हैं सुचालक। अम्ल और क्षार विद्युत के होते हैं सुचालक होते हैं, यानी कि ये दोनों ही क्या करते हैं, विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। लेकिन कब अम्ल और क्षार कैसे, अम्ल और क्षार क्या बनाते हैं, क्योंकि यह जलीय विलीन में आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आयन बनाते हैं, क्योंकि जलीय विलीन में क्या बनाते हैं, ये आयन बनाते हैं। अगली प्रॉपर्टी देखना है इसमें। अगली प्रॉपर्टी आपकी देखो कौन सी, जब हम क्या करें, अम्ल की अभिक्रिया, जब अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जब अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से की जाती है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से की जाती है, तो CO2 गैस मुक्त होती है, CO2 गैस मुक्त होती है। देखो कैसे, जब अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से की जाती है तो कौन सी गैस मुक्त होती है, CO2 गैस मुक्त होती है। जैसे हमने HCl लिया, HCl की अभिक्रिया कैसे करें, धातु कार्बोनेट ले लेते हम Na2CO2, तो देखो इसमें क्या बनेगा, इस अभिक्रिया में क्या बनेगा, 2NaCl प्लस 2NaCl प्लस H2O प्लस CO, ठीक है। 2NaCl H2 प्लस CO2, यानी CO2 गैस क्या होती है, इसमें मुक्त होती है। इसी प्रकार हम दूसरे से कर सकते हैं इसको, जैसे हमने अभिक्रिया करवाई, वही HCl की अभिक्रिया करवाई, इससे धातु हाइड्रोजन करवाई NaHCO3 से, तो वही अभिक्रिया होगी इसमें NaCl प्लस H2O प्लस CO, तो इसमें भी CO2 है। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये तो है आपका धातु कार्बोनेट यानी सोडियम कार्बोनेट, और ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो अम्ल की अभिक्रिया जब धातु कार्बोनेट से करवाएं या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से करवाएं तो क्या बनता है, आपका CO2 गैस मुक्त होती है। इस अभिक्रिया का उपयोग मुख्यतः किसमें किया जाता है, अग्निशामक यंत्र में आग बुझाने में, अग्निशामक यंत्र में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि CO2 गैस क्या आग बुझाने काम आती है। तो ये दोनों सब्सटेंस क्या किए जाते हैं, सिलेंडर में भरे जाते हैं, और जैसे ही आग लगती है तो ये दोनों रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करने के बाद CO2 गैस बनाते हैं, और तेजी के साथ CO2 गैस बनती है जो आग बुझाने के काम आती है। अगला है छठा गुण कौन सा, छठा पांचवा जो भी है देख लेना। जब हम क्या करते हैं, कोई भी धातु है उसकी अभिक्रिया जल से करवाते हैं, धातु कुछ धातु ऐसे लिखो, कुछ धातु जैसे अधिकतर धातु जल से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। देखो जैसे कि बात करें हमने Mg की अभिक्रिया करवाई किससे, H2O से,
तो क्या बनेगा यहाँ NaOH का होल ट्वाइस। NaOH का होल ट्वाइस OH। धातु जो इससे क्रिया करते हैं NaOH का होल ट्वाइस यानी कि क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। लेकिन सभी धातु जो है, एक चीज याद रखना, लेकिन सभी धातु की अभिक्रिया दर, सभी धातु की अभिक्रिया दर अलग अलग होती है। क्या होती है, सभी धातु की अभिक्रिया दर क्या होती है, अलग अलग होती है। कैसे? सभी धातु की जो अभिक्रिया दर क्या होती है, अलग अलग होती है। कैसे कि जब हम क्या करते हैं, जैसे हम क्रियाशील धातु हैं उनकी जल्द से अभिक्रिया तो हमको पता है वो आग पकड़ लेते हैं क्योंकि इसमें नमी होती है, तो आग पकड़ लेते हैं, तो इसलिए उनकी अभिक्रिया बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशीलता होती है, जबकि कुछ की क्या होती है, कम। तो ये आपने पढ़े कि धातु अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण, तो ये आपको याद रखने हैं। अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण क्या होते हैं, इनको आपको अच्छी तरह क्या करना है, याद करना है। अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण आपको क्या करना है, याद करने हैं। अब अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणों के बारे में बात करते हैं हम। अम्ल और क्षार की प्रकृति कैसे ज्ञात कर सकते हैं। एक बार लवण हो गया, लवण की ओर ले लिया, लवण अम्ल और क्षार की प्रकृति। अम्ल व क्षार का मापन। अब देखिए अम्ल क्षार की प्रकृति का मापन या अम्ल क्षार का मापन कैसे करते हैं। एक स्केल है, इसका नाम है पीएच स्केल। इसके द्वारा करते हैं। पीएच स्केल क्या है, पहले तो इसकी परिभाषा लिखवा दूं मैं आपको। पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल जो है इसकी खोज 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की। इसकी खोज जो है सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की। क्या है पीएच स्केल, इसकी परिभाषा लिखते हैं। H+ या OH- आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जिस स्केल का प्रयोग किया जाता है उसे पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है। जब किसी भी अम्ल हो, क्षार हो, तो हमको पता है अम्ल जो है H+ आयन देते हैं और क्षार जो है OH- आयन देते हैं। तो जब H+ और OH- आयन की सांद्रता ज्ञात करनी हो तो H+ और OH- आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जिस स्केल का उपयोग किया जाता है उसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल की खोज जो है 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की। इसके अनुसार अब क्या है, पीएच स्केल में 0 से 14 तक अंक होते हैं। क्या होते हैं, अंक होते हैं। जैसे मैं स्केल बनाऊं आपको, ये पीएच स्केल है आपका, ये पीएच स्केल, इसका बीच में सेंटर जो डिवाइड है उस पर 7 नंबर आप राइट कर लो। इसमें 0 से लेकर और 14 तक 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, आप बराबर डिवाइड कर लेना इक्वली इसमें।
ये 7, ये 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। अब देखो इसमें ये कोई स्केल है, इसमें ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका H प्लस का आयन और ये रिप्रेजेंट कर रहा है OH माइनस आयन। ये तो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है आपका H प्लस आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका OH माइनस आयन को। ठीक है, अब देखो H प्लस आयन और OH माइनस आयन, अब देखो ये स्केल, जब H प्लस आयन की सांद्रता जो है 7 से कम है, 7 से कम, यानी कि स्केल में 7 से कम है, कम, ये 7 से कम है, तो जो भी पदार्थ होते हैं वो कैसे होते हैं, अम्लीय। कैसे पदार्थ होते हैं, वो अम्लीय पदार्थ होते हैं। और जिसकी भी पीएच 7 से ज़्यादा, 7 से ज़्यादा होती है वो कैसे होते हैं, क्षारीय। और जिसकी पीएच क्या होती है, 7 होती है, वो होते हैं उदासीन। क्यों होते हैं उदासीन, क्योंकि देखो यहाँ बराबर H प्लस आयन, जैसे कि 2H प्लस है तो 2H माइनस जो रिएक्शन करेंगे तो H प्लस प्लस OH माइनस जो बराबर हो जाएंगे तो क्या बनाएंगे, ये जल, और जल क्या होता है, उदासीन, इसलिए इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, उदासीन प्रकृति हो जाती है। ठीक है, अब देखो कुछ पदार्थ है जिनकी पीएच मान हम निकालते हैं, जैसे कि बात करें पहले तो पीएच मान निकाले, सबसे ज़्यादा पहले तो कम से ज़्यादा करते हैं, जैसे कि हमको बताया HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, H2SO4 निकालो, H2SO4, इसका जो पीएच मान होता है, इसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 1। HCl जो है इसका पीएच मान होता है 1.2। इसके बाद जाए पीएच मान निकाले हम नींबू, नींबू का जो पीएच मान होता है 2.2 से 2.5। इसके बाद टमाटर की बात करें, टमाटर का पीएच मान होता है 4.0। कॉफी का पीएच मान होता है 4.5। मूत्र का पीएच मान होता है 6.5। अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5.6। अम्लीय पीएच मान कितना होता है, 5.6 से ज़्यादा लिख दूँ, 5.6 लिख दो आप, है ना, या 5.6 से कम लिख दो, कम। इसके बाद होता है मूत्र हो गया, इसके बाद आसुत जल, आसुत जल का जो पीएच मान होता है आपका 7, ये क्या होता है, उदासीन, उदासीन हो गया। इसके बाद बात करें कि पहले मैं आपको ये आंसू जल हो गया, इसके बाद बात करते हैं आपका रक्त, रक्त का जो पीएच मान होता है कितना होता है, 7.4। MgOH, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहते हैं इसे, MgOH का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है, 10। और लास्ट में जो पीएच मान निकाला हम कितना, यानी कि आपका जो NaOH का जो पीएच मान होता है कितना होता है आपका 14। तो जिसका पीएच मान सबसे कम होता है, यानी कि यहाँ है आपका पीएच मान सबसे कम पीएच मान है, उसमें H प्लस आयन की सांद्रता ज़्यादा होती है, यानी कि वो अधिकतर जिसका भी पीएच मान ज़्यादा होता है, बिल्कुल ज़्यादा या बिल्कुल कम है, वो हमारे लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। जैसे कि आपका ये पीएच मान जो है ज़्यादा है, ये आपकी त्वचा की क्या जलन और दर्द अनुभव करते हैं, यानी कि तेज एक्टिवली रिएक्शन करते हैं, तो ये तो एक्टिव होते हैं, यानी कि ये कहलाते हैं प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, यानी जिनकी भी पीएच 1 से 2 तक है वो क्या होंगे, प्रबल अम्ल। जिनकी पीएच इनसे ज़्यादा है वो क्या है, दुर्बल अम्ल। ठीक है, जिनकी पीएच यहाँ 13-14 के बीच में है, यहाँ है, तो वो कहलाएगी प्रबल क्षार। क्यों कहलाएंगे, क्योंकि OH माइनस आयन की सांद्रता क्या होती है यहाँ ज़्यादा, और यहाँ की इसके बीच में जो है दुर्बल
4। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी परिकल्पना, कौन क्या है, पीएच स्केल। पीएच स्केल द्वारा आप क्या निकाल सकते हो, किसी भी पदार्थ की पीएच वैल्यू ये निकाल सकते हो। अब देखो सोरेनसन वैज्ञानिक जो है न केवल पीएच मान के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, नेगेटिव लॉगरिथम यानी कि ऋणात्मक लघुगुणक के रूप में भी पीएच को प्रदर्शित किया। मैं लिखा हूँ तो सोरेनसन ने पीएच को ऋणात्मक हाइड्रोजन H+ आयन के ऋणात्मक लघुगुणक के ऋणात्मक गुणक के रूप में भी प्रदर्शित किया। ऋणात्मक गुणक के रूप में भी प्रदर्शित किया। इसका सूत्र क्या था, pH इक्वल टू माइनस log H+, यानी H+ क्या है यहाँ, H+ आयन की सांद्रता माइनस log H+। ठीक है, तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन दूं मैं आपको, जैसे यदि किसी एक चीज याद रखो कि log जो है, log टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। log 10 का मान होता है 1, log 100 का मान होता है 2, log 100,000 का मान होता है 3। तो इसका log 0 जिसे बढ़ती जाएगी वैसे इसका मान बढ़ जाएगा। यदि किसी अम्ल का, अम्ल की बिंदु में यदि किसी पदार्थ का पीएच मान, यदि किसी पदार्थ का पीएच मान यदि किसी पदार्थ में H+ आयन की सांद्रता, यदि किसी पदार्थ में H+ आयन की सांद्रता 1 आपको 1 गुणा 10 की पावर 6, 1 गुणा 10 की पावर -4 सांद्रता 1 मोल क्या लिखूं मैं, ग्राम प्रति आयन कुछ ऐसे है, तो इसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। सांद्रता देखिए मोल प्रति लीटर है, ये तो मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, यानी किसी पदार्थ में H+ आयन की सांद्रता जो है 1 गुणा 10 की पावर 4 मोल प्रति लीटर है। तो इसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब आपको सूत्र पे ध्यान देना, आपको केवल ये रखना है कि H+ का मान कितना दे रखा है आपको, 1 गुणा 10 की पावर -4। केवल इसको आपको इसमें पुटअप करना है, जैसे कि आप कहेंगे H+ pH बराबर माइनस log H+। तो देखो आपको H+ का मान दे रखा है, तो इसमें लिख दो pH बराबर माइनस log। ठीक है, H+ का मान कितना है, 1 गुणा 10 की पावर -4। अब देखो -4 जब माइनस करेंगे तो गुणा हो जाएंगे, क्या हो जाएगा इसका मान, pH बराबर देखो क्या हो जाएगा, 4 log 10। ये माइनस इधर आएगा तो ये माइनस कर जाएंगे, प्लस 4 log और ये हो जाएगा -10, क्योंकि 1 को 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, तो log 10 का मान होता है 1, तो इसलिए हमको पता है log 10 बराबर क्या होता है 1, तो इसलिए क्या हो जाएगा 4 गुना 1 बराबर 4। यानी इसकी कैसी प्रकृति होगी, अम्लीय प्रकृति।
ठीक है। एक चीज बताना भूल गया मैं आपको, पीएच स्केल जो है, पीएच स्केल जो है उसमें पीएच में पी शब्द जो है, पी शब्द जर्मन भाषा का शब्द है। इसका है जर्मन भाषा का शब्द और H बराबर H प्लस आयन की सांद्रता है, H प्लस आयन की सांद्रता, H प्लस आयन की क्या है यहाँ सांद्रता है। तो देखो जर्मन शब्द, ये शब्द, ये पी जो शब्द है वो जर्मन भाषा का शब्द है, क्या है, कुशांस, जिसका अर्थ होता है शक्ति, अर्थात H प्लस आयन की शक्ति। हम कह सकते हैं यार ये H प्लस आयन की शक्ति, इसलिए हमने सूत्र पढ़ा था, क्या पढ़ा, इसीलिए हम कह सकते हैं कि H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जिस स्केल का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, हम पीएच स्केल कहते हैं, जिसमें पी शब्द जो है जर्मन भाषा के शब्द कुशांत से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है शक्ति, और H यहाँ क्या है, H प्लस आयन की सांद्रता है। ठीक है, ये हो गया आपका पीएच स्केल, ये क्या हो गया आपका पीएच स्केल। अब पीएच स्केल के बाद आप जो है नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है एक चीज और, एक परिकल्पना और पढ़ते हैं। इससे पहले आर्हेनियस परिकल्पना, ये अम्ल क्षार की परिकल्पना है, यानी अम्ल क्षार की परिभाषा जो है इस परिकल्पना से दी जाती है। आर्हेनियस अम्ल क्षार परिकल्पना, ठीक है। देखो आर्हेनियस अम्ल क्षार परिकल्पना है क्या। आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक, ये परिकल्पना जो है 1887 में दी गई, इसके द्वारा आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक है, इसके अनुसार वे पदार्थ, इसके अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H प्लस या H3O प्लस, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम, जलीय विलयन में H प्लस या H3O प्लस आयन, हाइड्रोनियम आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और जो जलीय विलयन में OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। और इसके अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H प्लस या H2 प्लस आयन देते हैं वो तो कहलाते हैं अम्ल, और जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने बात अम्ल के उदाहरण लिखा, अम्ल और ये क्षार, ठीक है। जैसे कि HCl तोड़ेंगे हम किसमें, H प्लस Cl माइनस H2SO4, 2H प्लस SO4 माइनस 2, H2CO3, 2H प्लस CO3 माइनस 2, इसी प्रकार NaOH, Na प्लस OH माइनस KOH, K प्लस OH माइनस
तो देखो ये OH माइनस आयन दे रखे हैं और ये क्या दे रहे हैं H प्लस आयन, ये तीनों H प्लस आयन दे रहे हैं, क्या है ये अम्ल, और ये क्या दे रहे हैं क्षार, यानी कि OH माइनस दे रहे हैं, ये क्या है ये क्षार। तो ये परिकल्पना इतनी नहीं है, इस परिकल्पना के और भी है। इस परिकल्पना में देखो और भी क्या चीज़ है कि वे अम्ल जो जलीय विलयन में, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण आयनित हो जाते हैं, वो वह प्रबल अम्ल तथा जो आंशिक आयनित होते हैं, आंशिक यानी कम आयनित होते हैं, तथा जो आंशिक आयनित होते हैं वो या वह दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, इसी किसी परिभाषा को पढ़ने की, जैसे इसी प्रकार वे क्षार जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, आप इसमें भी लिख सकते हो H प्लस आयन देते हैं और पूर्ण आयनित हो जाते हैं, देते हैं और पूर्ण आयनित हो जाते हैं, प्रबल क्षार वे जो आंशिक आयनित होते हैं, प्रबल क्षार एवं जो आंशिक आयनित होते हैं वो दुर्बल क्षार कहलाते हैं। वो दुर्बल क्षार कहलाते हैं। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, इनको एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो कैसे पूछे जाते हैं, इसको उदाहरण देखो, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार। देखो प्रबल अम्ल, ठीक है, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। ये एग्जाम्पल आपको याद करना, क्योंकि एग्जाम में ये आते रहता है। देखो कैसे प्रबल अम्ल कौन से हैं, HCl, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रबल अम्ल है, नाम लिख सकते हो। आपको यदि आता है तो ठीक है, नहीं आता तो नाम लिखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2SO4 कौन सा है, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला है आपका कौन सा, HM3, नाम है नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। इसके बाद दुर्बल क्षार देखो, CH3CH, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, H2CO3
कार्बोनिक अम्ल, या C2H2O4, इसको बोलते हैं ऑक्सैलिक अम्ल। इसको ऐसे लिखते हैं COOH, इसको लिक्विड के फॉर्म में इसकी C4 है ऑक्सैलिक अम्ल, ठीक है। इसी तरह प्रबल क्षार की बात करें, प्रबल क्षार कौन से हैं? KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला है आपका BaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। इसी प्रकार आप दुर्बल क्षार को ध्यान देखो, दुर्बल क्षार को ध्यान देखो, MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, नेक्स्ट है CaOH को अल्टवाइज, तो मैग्नीशियम के कैल्शियम लगा दो, हाइड्रोक्साइड NH4OH, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये जो है आपके देखो प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के उदाहरण है। कौन कौन से हैं? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 ये प्रबल अम्ल है। CH3COOH एसिटिक अम्ल, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल और C2H2O4 जो है आपका ऑक्सैलिक अम्ल, ये दुर्बल अम्ल है। इसी प्रकार ये प्रबल अम्ल KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और BaOH का ऑल्टोहाइड बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके प्रबल क्षार है। इसी प्रकार जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो आपका कौन से हैं? दुर्बल क्षार है। आपको कम से कम 3 उदाहरण याद करने हैं, और भी हैं इसके आप, लेकिन आपको कम से कम आपको एग्जाम में जो पूछेगा 2 कम से कम पूछेगा, इसलिए आपको 3 या 4 एग्जाम्पल आपको याद करके लाने हैं ताकि आप एग्जाम को क्रैक कर सको। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में जो है हम दैनिक जीवन में पीएच के महत्व को अच्छी तरह समझेंगे। धन्यवाद।